वेलकम फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो ये S&P 500 का चार्ट है। तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये 1987 का चार्ट है। अगर आप डेट देखोगे तो 1987 का चार्ट है। यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मार्केट में क्रैश होता है तो सिंगल डे में मैक्सिमम कितना हो सकता है और उसका हमें पहले से कुछ हमें आइडिया लग सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो, पहले प्राइस क्या है कि नीचे आया है, फिर उसके बाद वापस टेस्ट किया है, उसके बाद आते आते यहाँ पे लास्ट में क्रैश हुआ है। अगर हम सिंगल डे की क्रैश की बात करें तो मैक्सिमम क्रैश एंड में हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको हम नापते हैं तो ये है 20% का करेक्शन, 20% से ऊपर का करेक्शन। अगर हाई से हम लोग तक देखेंगे तो ये 21%, 20.5%, 21% के आसपास का करेक्शन दिखा रहा है। मतलब इसको ब्लैक मंडे भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक दिन में इतना ज़्यादा करेक्ट होना, वो भी S&P 500 का, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये देखो दोस्तों, आप ध्यान देने वाली बात है, एकदम ऊपर से नहीं हुआ। ऐसा नहीं मार्केट ऊपर जा रही थी, अचानक से रिवर्स हो गया। हम आगे और चार्ट्स को देखते हैं जो मतलब सिंगल डे सबसे ज़्यादा बड़े क्रैश हुए हैं, उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, तो अब चलते हैं 2000 में। तो अगर हम बात करें डॉट कॉम बबल की, तो डॉट कॉम बबल में भी आप देखोगे तो कोई सिंगल डे क्रैश बहुत बड़ा नहीं हुआ है। अगर आप बात करो इस पॉइंट की, तो यहाँ पे 6-7% का करेक्शन आया है। ऐसे आप देखोगे तो सिंगल डे क्रैश की हम अगर बात करें तो वो इसमें बहुत बड़ा हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन ओवरऑल इंडाइसेस की बात करें तो ये 50% तक करेक्ट हो गया था। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 50% से ज़्यादा करेक्शन आ गया था टोटल में। लेकिन अगर आप कहीं पे भी ऐसा देखोगे कि एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, बहुत बड़ा फॉल हुआ है कहीं पे भी, तो बहुत हमें देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, प्राइस नीचे आया, लेकिन अगर हम बात करें सिंगल डे क्रैश की, तो सिंगल डे क्रैश बहुत बड़ा नहीं है इसमें। और इसके बाद हम बात करते हैं 2008 की, हाउसिंग बबल। तो 2008 में क्या हुआ था, 2008 की बात करो तो यहाँ पे भी आप देखोगे कोई सिंगल डे क्रैश बहुत बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गई है। अगर आप बात करोगे परसेंटेज के टर्म्स में, तो ये 58% के आसपास करेक्ट हुई है, हाई से लेकर लो तक। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं अभी कोविड की। तो किसी वजह से दोस्तों यहाँ पे अभी कोविड का चार्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कोविड का डेटा नहीं है, कोई बात नहीं, हम अब इंडियन मार्केट के हिसाब से देखते हैं। वैसे भी हम 2000 से लेके अभी तक 2023 तक कितने मार्केट क्रैश आए हैं और कितने सिंगल डे मतलब सबसे बड़ी मूवमेंट आई है, तो उसकी बात करें हम। तो इसमें क्या है कि कोविड का भी डेटा है दोस्तों। तो आप देखोगे जो कोविड का क्रैश हुआ था 23 मार्च को, वो हम कह सकते हैं कि 13.25% का क्रैश था। जो सिंगल डे क्रैश था वो काफ़ी बड़ा क्रैश था। ठीक है, तो उसका चार्ट अभी दिखा नहीं रहा है इसमें। यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ा क्रैश दिखा रहा है दोस्तों 23 मार्च को। 23 मार्च भी क्या है कि एंड में है। यहाँ पे भी आप देखोगे शुरुआत में क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का हुआ, उसके बाद से प्राइस में एकदम से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हम अगर बात करेंगे तो वो तो बिल्कुल पैनिक वाली सिचुएशन थी। फिर भी आप देखो तो उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें गिरावट देखने को मिली। यहीं से ऐसा नहीं हुआ कि प्राइस सीधे ऊपर जा रहा था और एकदम से रिवर्स करके बहुत बड़ी गिरावट दे दी है उसने। तो अगर हम बात करें सन 2000 के बाद जितने भी क्रैश हुए हैं सिंगल डे क्रैश, तो उसमें ये हमारे पास डेटा है, ये है 20 इवेंट्स का डेटा है। तो अगर हम इसमें डबल डिजिट क्रैश की बात करें तो केवल 3 बार हुआ है दोस्तों। ठीक है, 1 2 3। तो क्या 23 मार्च 2020 को हुआ है, 17 मई 2004 को सेंसेक्स का डेटा है दोस्तों ये, और 24 अक्टूबर को 11% हुआ है। तो पिछले 22-23 सालों में, मतलब 22 सालों में केवल 3 बार डबल डिजिट में करेक्शन आया। अगर सिंगल डे की बात करें तो ये आपको इससे क्या पता चलता है कि कितना रेयर इवेंट है। रेयर इवेंट है कि मतलब अगर आप 200 दिन मानते हो ट्रेडिंग के एक साल में, तो आपके 22 साल में कितने हो गए, 4400 दिन है। तो 4400 दिन में केवल 3 दिन ऐसा करेक्शन देखने को मिला है हमें। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप देखना चाहोगे अगर, तो कैलकुलेटर निकालता हूँ मैं, तो 0.0068% प्रोबेबिलिटी है। तो आप सोच रहे हो दोस्तों, अगर हम 100 इवेंट की बात करें, 100 ट्रेड की बात करें, तो उसमें इसमें चांसेस कितने हैं, 0.0681। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मतलब तो अगर हम बात करें पूरे इवेंट की, मतलब 5% से ज़्यादा बड़ा क्रैश कितनी बार आया है, तो ये 20 बार आया है। तो 20 बार के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पे कितने परसेंट आ रहा है, 0.45%। तो 5% से ज़्यादा करेक्शन कितनी बार मिली है, वो भी आधा परसेंट भी चांसेस नहीं है उसके। ठीक है, आधा परसेंटेज भी चांसेस नहीं कि आप सिंगल डे, मतलब प्रोबेबिलिटी की बात करें, चांसेस की बात करें, तो आधा परसेंटेज भी चांसेस नहीं है कि आप सिंगल डे क्रैश को पकड़ सकते हो, मतलब कि आप ट्रेड कर सकते हो उसका, मतलब पहले से आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि रेयर इवेंट का मतलब क्या है कि उनका जो प्रोबेबिलिटी होने की वो भी बहुत कम है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा रेयर तभी तो है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है ना। तो इतनी सी चीज़ हमें समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं ना,
अब आप दो चीज़ और समझो दोस्तों इसके अलावा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पॉइंट हमें क्या समझना है, पीपल ओवर एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ अनलाइकली इवेंट, यानी कि कोई भी चीज़ जो रेयर है उसके होने की प्रोबेबिलिटी को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, जबकि हमने रियलिटी में कैलकुलेट करके देखा तो वो बहुत ही कम है उसकी प्रोबेबिलिटी कोई भी रेयर इवेंट होने की, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि पीपल ओवरवेट अनलाइकली इवेंट इन देयर डिसीजन। अब लोग क्या करते हैं, पहली बात तो उसको जो भी रेयर इवेंट है उसको हम बहुत ज़्यादा मतलब ओवर एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, उस पर जो ट्रेड लेंगे या फिर हम क्या करते हैं उस पर ओवरवेट करते हैं अपने डिसीजन पे। जैसे अगर हमें कोई ट्रेड लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम उस चीज़ पे ओवरवेट ज़्यादा करेंगे जिसके होने के चांसेस कम होंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये मतलब ह्यूमन नेचर है दोस्तों। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसा अज्यूम करो कि आप ऐसी जगह गए हो जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं वो भी क्या कहते हैं, बसेस के अंदर मान लो, ठीक है। तो अगर आप उस जगह पे जाओगे तो और लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो बस आपके बगल में आके खड़ी हो जाए। लेकिन आपके बगल में जब भी कोई बस आएगी तो आपके दिमाग में वही चीज़ याद आएगी कि हाँ यार ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है यहाँ पे, तो आपकी स्पीड वहाँ से अलग हो जाएगी, मतलब ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, या आप वहाँ से उससे साइड में हटना चाहोगे, मतलब उस बस के आसपास नहीं चलना चाहोगे। और अगर कहीं रेड लाइट पे आप दोनों लोग खड़े हो, बस खड़ी है और आपकी गाड़ी खड़ी है, तो आप वहाँ से फटाफट निकलना चाहोगे, चाहे आपके दिमाग में कितना भी आप अपने दिमाग को समझा लो कि यार नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि यहाँ इस बस में भी बॉम्ब हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा दिमाग ऐसे रिएक्ट करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्चुअली हमारा दिमाग कैसे काम करता है ना, तो हम दिमाग में उसकी इमेज बना लेते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट के बाद होता क्या एक्चुअली। तो कोई भी इवेंट अगर ऐसा होगा ना, कोई रेयर इवेंट जिसका मतलब अगर हम रिजल्ट देखें तो बहुत खतरनाक रिजल्ट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा ना उससे। जैसे कि हम क्रैश की बात करते हैं तो क्रैश से क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो क्या हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, तो हम उसको रैशनल ढंग से नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि ये कल ही हो जाएगा, परसों ही हो जाएगा ऐसा, ठीक है, और हम रह जाएंगे, या तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा इसका, या तो हम इवेंट का मार्केट क्रैश का हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो उससे क्या होता है, फोमो क्रिएट हो जाता है कि आप क्या करोगे कि आप ये सोचोगे कि मैं यार ऊपर हाई पे अगर सेल नहीं कर पाया तो मैं छूट जाऊँगा, ठीक है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम उसके पीछे भागने के चक्कर में हम ये नहीं वेट करते हैं कि हमें कोई सिग्नल मिला है मार्केट से या नहीं मिला है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, पीपल ओवरवेट अनलाइकली इवेंट्स इन देयर डिसीजन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने डिसीजन में हम ऐसे इवेंट को ज़्यादा ओवरवेट करते हैं। मतलब आपके दिमाग में ना जितनी डिटेल्ड पिक्चर होगी इवेंट की, उतना ज़्यादा उसको आप ओवरवेट करोगे, समझ रहे हो। जैसे आप किसी क्रैश की बात करो, आपके पास दिमाग में जितनी ज़्यादा डिटेल्ड पिक्चर होगी उस क्रैश की कि ऐसा हो गया था वैसा हो गया, तो उसके आपको होने के चांसेस ज़्यादा लगेंगे। पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगी, और आप उस पर ट्रेड लोगे तो उस पर हो सकता है कि आप ओवर पोजीशन साइजिंग करो, तो उस पर हो सकता है कि आप पोजीशन साइजिंग से ज़्यादा आप बेट करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, ओवर वेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे लॉटरी वगैरह का होता है, लॉटरी में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ आपको लॉटरी निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो हम उसको पहली बात तो हम बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हाँ हमारी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, लॉटरी निकल सकती है। और दूसरी बात, हम उसमें पैसे भी काफ़ी लगाते हैं उसके हिसाब से। अगर हम बात करें पोजीशन साइजिंग की, तो उसके हिसाब से हम काफ़ी ज़्यादा, जितनी प्रोबेबिलिटी नहीं उससे कई ज़्यादा हम उस पर पैसे लगा देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमारा ह्यूमन नेचर में ही होता है। तो जितनी आसानी से हम इवेंट को याद कर पाते हैं और जितनी डिटेल में याद कर पाते हैं, हम उसको उतने ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ये बात होती है दोस्तों। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसा सोचो कि आपके पास एक ये बॉक्स है, ठीक है, और ये दूसरा बॉक्स है, मतलब बॉक्स कहो या फिर झोला वाला मान लो, ठीक है, बैग है मान लिया। तो इसमें क्या 10 मार्बल है जिसमें से एक रेड है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें 100 मार्बल है जिसमें कि 8 रेड है। तो अगर आपको डिसीजन लेना होगा, है ना, आपको अगर यहाँ पे बैट करना हुआ तो आप किस पे बैट करोगे, तो बहुत लोग बैट करेंगे इस पे कि इसमें 8 मार्बल हैं रेड की, तो इसमें निकलने की चांसेस ज़्यादा हैं। जबकि आप प्रोबेबिलिटी में देखोगे तो 8 100 में से निकलने के चांसेस हैं, यानी कि इसमें क्या 8% प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे हम बात करें अगर इस वाले बैग में, तो इसमें क्या है कि 10 में से 1 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है कि 10% है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 10% है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 8% है। बट हम बैट ना करके इसमें बैट करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ना, हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाती है 8 रेड बॉल की, यहाँ पे दिमाग में पिक्चर बन रही है एक ही रेड बॉल की, कि अब क्या है कि उसमें जो वाइट बॉल है, मतलब जो दूसरे कलर की बॉल है, वो आपके बैकग्राउंड में चली जाती है। तो आप उस पर फोकस नहीं करते हो, आप फोकस किस पे करते हो कि रेड बॉल में कंपैरिजन कर रहे हो दोनों सिचुएशन में। तो यहाँ पे देख रहे हो आप 8 रेड बॉल, यहाँ पे देख रहे हो 1 रेड बॉल। 8 और 1 में कंफ्यूज मत होना, मतलब यहाँ पे 8 रेड बॉल आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे केवल 1 रेड बॉल देखने को मिल रही है। तो आप ऑब्वियसली बात है, ये इसकी पिक्चर आपको ज़्यादा बड़ी दिख रही है ना, कि यार 8 रेड बॉल है तो यहाँ पे, तो इसमें ज़्यादातर चांस है कि इसमें बैट करता हूँ मैं, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहूँगा, यहाँ पे तो बस एक ही चांस है। लेकिन ऐसा नहीं होता, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स से देखें, अगर मैथमेटिकली देखें तो इसके ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, है ना। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जब भी हम फोकस करते हैं किसी भी इवेंट पे, तो हमारी उसके
प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमारे दिमाग में, हम उसको ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि अगर हम केवल एक इवेंट पे फोकस करते हैं तो। सेम ऐसे क्रैश में भी होता है दोस्तों। क्रैश का क्या है कि हम फोकस ही हमारा इस पर रहता है कि मार्केट क्रैश, तो आपको क्या है कि आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बस मार्केट में इस बात पे फोकस नहीं करना है कि मार्केट में क्रैश होगा, क्योंकि उससे क्या है कि ना आप बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करने लग जाओगे, आप बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाओगे। आपको प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग लेके चलनी है। और हाँ, मार्केट क्रैश होगा, अगर आप शॉर्ट होगे उस समय आपने पोजीशन साइजिंग बढ़ा रहे होगे। अब मार्केट में पोजीशन साइजिंग भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कहीं पे भी आप अब बात करोगे, यहीं की बात कर लो, तो कहीं पे भी आपको एकदम से मतलब अगर शॉर्ट करना है तो आप यहीं पे सारी पोजीशन थोड़ा ना बिल्ड करोगे। या तो आपको क्या करना है कि एक ही दिन में कमाना है पैसा, ठीक है, सिंपल सी बात अगर हम समझे तो। अगर आपको बस ये सोच लो कि यार अगर मैंने ये वाली मोमेंट मेरे को बस कैप्चर करनी है, ठीक है, तो आप सोचोगे कि यार मैं यहाँ पे अगर शॉर्ट नहीं होऊंगा इस पॉइंट पे तो मेरे को ये मोमेंट छूट जाएगी, है ना, यही तो सोचोगे तभी तो। और अगर आपको पूरा मोमेंट का मजा लेना है, यानी कि आपको पूरे मूवमेंट का यहाँ तक के मूवमेंट को आपको कैच करना है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे पकड़ो, क्योंकि आपको कंफर्मेशन आने का वेट करना है। किसी भी ढंग से कंफर्मेशन आता है, दोबारा टेस्ट होता है, आप यहाँ पे कर सकते हो शॉर्ट, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की मदद लोगे तो आपको यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। और क्या है कि रिस्क कम हो जाता है। हमें देखने में लगता है कि हम क्या है कि हम फोमो में आ जाते हैं। हमें क्या लगता है कि अगर ये मूवमेंट छूट गई ना मेरे से, सिंगल डे की जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट छूट गई तो मैं इस पूरे मूवमेंट का नहीं ट्रेड कर पाऊंगा। तो ये गलत चीज़ होती है दोस्तों, आपको इस चीज़ को दिमाग से निकालना है। आप ये सोचो कि मैं अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम ऐसा है जो कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करता है, तो आपको ये होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और दोबारा अगर पुल बैक आएगा, कभी भी ऐसा नहीं तो गिरती ही चली जाएगी। कोविड का टाइम अलग था, वहाँ पे पैनिक का सिचुएशन था, लेकिन बाकी हमने जो क्रैश की बात की वहाँ पे हमने ऐसा नहीं देखा कि प्राइस एकदम से गिरता हुआ चला गया है, ठीक है। अब वो भी होता है तो लास्ट में होता है। आप देखो कहीं पे भी आप किसी भी फॉल में देखोगे ना कि वहाँ पे लास्ट में आप देखोगे कि बड़ी बड़ी कैंडल या बड़ी गिरावट शुरू होती है, तो ये पैनिक की सिचुएशन होती है। और जब भी पैनिक की सिचुएशन होती है तो वहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे, बाइंग क्लाइमेक्स और सेलिंग क्लाइमेक्स के बारे में, कि कहीं पे भी ज़्यादा बियरिशनेस होगी। मान लो इस पॉइंट पे सभी लोग बुलिश हैं, ठीक है, तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे। और कहीं पे भी सभी लोग बियरिश हैं तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, मान लो एग्जांपल हम इसके ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पे क्या है कि अब सब लोग बुलिश हैं तो कोई यहाँ पे सेल करना ही नहीं चाहता है, ठीक है। सेल करना ही नहीं चाहता है तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि प्राइस को ऊपर कैसे जाता है, जब तक कोई सेलर नहीं होगा। मान लो यहाँ पे प्राइस इस पॉइंट पे है 4634 पे है, ठीक है, तो 4653 पे तब तक नहीं जाएगा जब तक 4653 पे कोई सेल करने वाला ना बैठा हो, है ना। तभी तो ये बंदा बाई करेगा, तो वहाँ पे प्राइस चला जाएगा। तो अगर सब लोग बुलिश होंगे तो भी यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने को चांसेस कम हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाती है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग या फिर पहले प्रॉफिट बुकिंग से शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेयर इवेंट की। तो रेयर इवेंट को पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो रेयर किसी वजह से है, उनकी प्रोबेबिलिटी कम है। आप कोशिश करो कि राइड करो। आप राइड करने के लिए क्या है कि आपको ये देखना है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में अगर आपने कैच कर लिया है तो धीरे धीरे अपना जो भी स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते रहो। नहीं तो आप अपना ये रखो कि हाँ इसके ऊपर चला गया वापस तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँगा ब्रेक इवन पे, फिर उसके बाद से अगर यहाँ है तो यहाँ पे इसके ऊपर चला गया तो एग्जिट कर दूँगा, यहाँ ऊपर आया एग्जिट कर गया, फिर दोबारा आपको कभी मौका मिलेगा फिर एंटर करो। तो ऐसे करके हो सकती है ट्रेडिंग। अगर आप ऐसा सोचते हो कि यहाँ पे मैं शॉर्ट करूँगा, यहाँ पे अपना शॉर्ट बुक करूँगा, मतलब प्रॉफिट बुक करूँगा, तो ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता उतना ज़्यादा। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट क्या होगा दोस्तों, कोई भी पॉइंट अगर मान लो कोई भी पॉइंट बहुत नीचे नहीं होता है शॉर्ट करने के लिए, मतलब कोई भी प्राइस बहुत कम नहीं होता है शॉर्ट करने के लिए, और कोई भी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होता है लॉन्ग जाने के लिए, ठीक है। तो अगर लॉन्ग जाना है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि ये भी डिसाइड करके रखना कि नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। या फिर आपको शॉर्ट जाना है तो शॉर्ट भी आप कहीं से भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है आपको टॉप से ही शॉर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।